ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 पर जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। दोस्तों, ये कोरोना काल भी गुजर ही जाएगा और इतिहास बन जाएगा और आगे याद किया जाएगा उन कोरोना योद्धाओं के लिए भी जिन्होंने जान की बाजी लगाकर ये जंग लड़ी। याद उन्हें भी किया जाएगा जिन्होंने स्वार्थ त्याग कर परमार्थ किया। सराहना की जाएगी उनकी जिन्होंने कर्म को महत्व दिया और अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से निभाया। और ये सब सच्ची कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करेंगी। आइए आपसे शेयर करें 23 वर्षीय आरक्षक सुधा तोमर के सेवा के जज्बे को। महू के कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक सुधा तोमर मुरैना जिले की रहने वाली हैं। सुधा लॉकडाउन शुरू होने से पहले 5 दिन की छुट्टी लेकर घर आई थीं अम्बाहा। लॉकडाउन लागू होने पर वहीं फंस गईं। इसी दौरान विभाग ने आदेश जारी किया कि जो पुलिसकर्मी जहां हैं वो वहीं संबंधित थाने में आमद देकर ड्यूटी ज्वाइन करें। इसके चलते आरक्षक सुधा तोमर ने करीब 1.5 महीने अम्बाहा थाने में ड्यूटी की। इसके बाद आने जाने की कुछ छूट मिली और वहीं एक आदेश आया कि संबंधित पुलिसकर्मी अपने थाने पर आमद दें। सुधा को महू पहुंचने के लिए कोई व्यवस्थित साधन नहीं मिला तो पिता और बेटी दोनों ही अम्बाहा से स्कूटी से निकले और लगातार 16 घंटे के सफर के बाद महू पहुंचे। थककर चूर हुई सुधा ने अपना हौसला कायम रखा और ड्यूटी पर पहुंच गईं। तो श्रोताओं, सुधा सहित सभी कोरोना योद्धाओं का हौसला हमें बढ़ाना है ताकि कोरोना वायरस से ये जंग हम जीत सकें। साथ ही हमें अपने हिस्से की जंग भी लड़ते रहना है, जैसे बिना वजह घर से बाहर न निकलें, आवश्यक होने पर जब बाहर निकलें तो मास्क पहनें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करें। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ नहीं रहना है लेकिन साथ छोड़ना भी नहीं है एक दूसरे का। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ।
जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। श्रोताओं, अवधेश कुमार पांडे उत्कृष्ट विद्यालय मुरार में रसायन शास्त्र के व्याख्याता हैं। गर्मी की छुट्टियों में भी आप लगातार 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए लेक्चर तैयार कर अपलोड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो छात्रों और उनके अभिभावकों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं इस कोरोना काल में। मैंने इनसे एक बातचीत की, आप भी सुनिए। अवधेश कुमार पांडे जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार आवा जी। अवधेश जी, जैसा कि आप एक विद्यालय में व्याख्याता हैं रसायन शास्त्र विषय के, और रसायन शास्त्र विषय वैसे भी साइंस के छात्रों को थोड़ा सा कठिन लगता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ, कठिन है क्योंकि इसमें पूरा फार्मूलेज होते हैं और कैलकुलेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं जी, और थोड़ा सा रटना भी पड़ते हैं फॉर्मूले वगैरह, तो इसमें नहीं रटना तो नहीं पड़ते क्योंकि अब नई नई टेक्निक आ गई है और बच्चों को समझा सकते हैं, और जब सब्जेक्ट पर ग्रिप होती है जी तो उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि एक अच्छा अध्यापक जब विषय को पढ़ाता है तो बच्चों को रटना नहीं पड़ता। हालांकि मैंने तो बचपन में जब भी केमिस्ट्री पढ़ी रटी है। नहीं, हमने भी रटी है, और इसी रटने की त्रासदी को दूर करने के लिए हमने खुद पढ़ना शुरू किया, और सरल से सरल तरीके से समझाना हमारी एक रणनीति रहती है, पढ़ाने की रण कौशल रहता है। बिल्कुल सही। अध्यापक की खूबी होती है कि बच्चे बिना रटे उसे समझ लें और हमेशा के लिए उनके दिमाग में वो अंकित हो जाए, है ना। वो लेसन है या जो वो फॉर्मूला है या वो रिएक्शन है। तो अवधेश जी, आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए, मैं 11th 12th जी का केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ, और इसके अलावा जी हमारा एक्सीलेंस स्कूल पूरे संभाग का एकमात्र एक्सीलेंस स्कूल है जो जिसमें मतलब हर तरह के नए नए प्रयोग हम हर रोज करते रहते हैं जी। और इस कोरोना काल में भी आपकी जो नए प्रयोग हैं वो जारी हैं ऑनलाइन। आप किस तरह से बच्चों को क्लासेस दे रहे हैं केमिस्ट्री की, थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए, स्कूल हमारा जो है वो गवर्निंग बॉडी है, तो भोपाल से हमारे पास पर डे वीडियोज आते हैं, उनकी लिंक आती हैं और उन्हें हमें बच्चों को भेजना होता है। कई बार जब बच्चों को कठिनाई आती है तो उन कठिनाइयों को दूर करना होता है। कुछ मीडियम का भी डिफरेंस रहता है कि लिंक आई हिंदी मीडियम की, तो हम उनको अपने फेसबुक पर लिंक बना करके उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चों को इस कोरोना काल की निराशा से उबारा जा सके। मतलब हिंदी मीडियम का बच्चा हो तो वो भी उसे पढ़ सके और समझ सके, और इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो उसके लिए भी आप लिंक भेजें ताकि वो भी पढ़ सके और समझ सके अपने विषय को अच्छी तरह से। तो छात्रों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? जब टीचर अपने पूरे मनोयोग से पढ़ाता है तो वो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हो जाता है। बिल्कुल सही बात। और मुझे नहीं लगता कि मतलब मेरी
30 साल की लाइफ में एक भी बच्चा ऐसा हो जो मुझसे निराश हो। यानी 30 साल से जो आपकी अध्यापक वाली लाइफ है वही ना, 30 साल से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। निश्चित रूप से आप एक आदर्श अध्यापक हैं और इसीलिए मैं आपसे इस कार्यक्रम में बात कर रही हूँ, क्योंकि एक आदर्श अध्यापक वो होता है जो छात्रों को शक्कर बना देता है, खुद गुड़ बना रहता है। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता। आदर्श होने का प्रयास हम जारी रखते हैं। आदर्श शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। और इस कोरोना संकट में हमें अपना मानवीय रूप लाना ही होगा, क्योंकि न केवल हमारे बच्चे, इस समय पूरा प्रदेश, पूरा देश इस कोरोना महामारी से इतना डरा हुआ है कि बच्चों को एक पढ़ने का माहौल प्रदान करना भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम उन बच्चों को निराशा से निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, आप चिंता न करें, आप इस कोरोना के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं और उससे लड़ें और विजयी हो। जी बिल्कुल। और घर में वो केवल पढ़ते ही ना रहे, और भी गतिविधियों के लिए आप उनको प्रेरित करते हैं? मैं खुद इस समय गांधीवादी तरीके से अपने घर के लैट्रिन खुद साफ करता हूँ और कोई भी काम बुरा नहीं है। और ये भी हमारे लिए एक सबक है कि हम पहली बार इस संकट से जूझ रहे हैं, तो हमें मालूम पड़ रहा है कि श्रमिकों की इस देश में क्या हालत है, जो रोजंदारी पर काम करते हैं। जब हम खुद काम कर रहे हैं तो लगता है कितना थक जाते हैं दिन भर में, और वो तो बेचारे 4-4, 6-6 घरों में काम करती हैं। बिल्कुल, हमें समझ आ रहा है कि श्रम का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और डिसिप्लिन भी हम सीख रहे हैं इस काल में। खास बात ये बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना में बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ बदलेगा और हमें उस बदलाव के अनुसार कदम चाल करने ही पड़ेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा अवधेश जी, आप बच्चों को लेसन उपलब्ध कराते हैं, केमिस्ट्री के समझाते हैं उन वीडियो के माध्यम से। आपके स्कूल के बच्चे तो उसको ग्रहण कर ही रहे हैं, लेकिन कोई और छात्र यदि चाहे तो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि जो भोपाल से सामग्री आती है वो तो ग्रुप पर डल जाती है। अच्छा। हम अपनी ओर से जो जानकारी डालते हैं वो फेसबुक पर डालते हैं, लिंक में पूरा भारत देख सकता है। इस प्रकार का संकुचन हमारे अंदर नहीं है। बिल्कुल, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम ये मान के चलते हैं कि अब बच्चों की कसौटी नहीं है, ये समय टीचरों की कसौटी पर है कि वो राष्ट्र निर्माण में कितना अपने आप को खपा पाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा दायित्व बच्चों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण करना भी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यही कल के नागरिक हैं, बच्चे ही। और आप छुट्टियों में भी लगे हुए हैं, बिल्कुल इसके लिए आप मेहनत भी करते होंगे। पहले सामग्री को पढ़ते होंगे, फिर उसके हिसाब से वीडियो लेसन तैयार करते होंगे, फिर उसे अपलोड करते होंगे। तो ये सब मेहनत तो आप छुट्टियों में कर ही रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपके जो छात्र हैं वो भी मनोयोग से, लगन से उस लेसन को पढ़ेंगे और उससे बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे, और ऐसा रिस्पॉन्स भी आपको मिल रहा होगा। बिल्कुल मिल रहा है, और मैं बच्चों से कहता हूँ कि देखिए, हमने कभी टाइप नहीं की, लेकिन आज हम कंप्यूटर पर बैठ के 4-4 घंटे टाइप कर लेते हैं, हिंदी में भी कर लेते हैं, इंग्लिश में भी कर लेते हैं, और ये हमने सीखा कोरोना में। वाह, क्या बात है। कोरोना काल बहुत सारे सबक भी सिखा रहा है और हमारे लिए पॉजिटिविटी लेके आया है। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी। बिल्कुल सही बात है, और नेगेटिविटी में हमें पॉजिटिव रहना है ताकि हम इस समय को बिता सके, इन परिस्थितियों से उबर सके। ये कोरोना काल ने हमें अपना काम खुद करना सिखाया, आत्मनिर्भर होना सिखाया। इस कोरोना काल ने हमें अनुशासन सिखाया। इस कोरोना काल ने हमें एक दूसरे का सहयोग करना सिखाया। इस कोरोना काल ने हमें डिजिटाइज्ड होना सिखाया, और भी बहुत सी चीजें सिखाई। हम बच्चों से कहते हैं कि दक्षिण कोरिया के लोग जो राइट हैंड से काम करते हैं, अब वो गेट भी लेफ्ट हैंड से खोलते हैं और उसे कोहनी से खोलते हैं। बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या है कि ये एक अपने को बचना है इन चीजों से। सही बात है। और हम सफलतापूर्वक बचे हुए हैं अब तक, और सभी को अच्छा मैसेज दे रहे हैं। यही हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम इतना कर पा रहे हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बच्चों के अभिभावक हैं, जो थोड़ा सा तनावग्रस्त है इस समय कि बच्चों के स्कूल इतने दिनों से बंद है, आगे पता नहीं कब खुलेंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, उनको कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे आप? मैं सभी पालकों से यही कहना चाहूंगा कि इस संकट को पहचानते हुए हमें ऑनलाइन एजुकेशन पर विशेष ध्यान देना होगा। पालकों को इस समय ये दायित्व है कि जिस समय बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, उस समय उसे एक एकांत चाहिए। घर का डिस्टर्बेंस की आवाजें आती हैं तो उससे क्या बच्चा डिस्टर्ब होता है। तो हम कई पालकों से कहते हैं कि आप उनको माहौल उपलब्ध कराइए, क्योंकि अभी पता नहीं है कि ये संकट कितने समय चलेगा, कितने समय ऑनलाइन क्लास चलेंगी। और हमारी तरफ से निश्चिंत रहे, हम भी बच्चों के अभिभावक की तरह ही उनकी बात करते हैं।
सही बात है, क्योंकि गुरु पिता कहा जाता है ना अध्यापक को। जी बिल्कुल। देखिए, ये समय बहुत सी क्रिएटिविटी लेके आ रहा है। बिल्कुल। घर के काम सीखने चाहिए, बच्चों को चाहिए अपने माँ बाप का साथ दें। अधिकांश गरीब बच्चे ही हमारे संपर्क में रहते हैं, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप कुछ मत करिए, आप तो बस इतना कर लीजिए कि एक कोई मोबाइल लेकर के जिसमें ऐप डाउनलोड हो जाए और आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और माता पिता को ये चाहिए कि बच्चों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करें। और हम भी कोशिश करते हैं, किसी प्रकार की कठिनाई हो उनसे कहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप बना करके आप हमसे बात कर सकते हो, कोई सवाल पूछ सकते हो आप हमसे, हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। बच्चे मतलब काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और पालक भी दे रहे हैं, और सब लोग समझ भी रहे हैं इस चीज को कि अब ये संकट थोड़ा ज्यादा चलने वाला है, तो हमें उसी के अनुसार अपनी जीवन शैली अपनानी। संवाद बना रहेगा, चाहे बच्चों और माता पिता के बीच हो, चाहे अध्यापक और छात्रों के बीच हो, तो स्थिति अच्छी ही बनी रहेगी और बच्चे पढ़ाई में मन भी लगाएंगे और पढ़ते भी रहेंगे। संवादहीनता खराब स्थिति होती है, संवादहीनता जहाँ होती है वहाँ परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश कुमार पांडे जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने कही। निश्चित रूप से जो छात्र सुन रहे होंगे उनका हौसला बढ़ेगा, और जो अभिभावक सुन रहे होंगे निश्चित रूप से उन्हें भी एक आस बंधेगी कि नहीं, उनके बच्चे किसी भी स्थिति में पढ़ाई से दूर नहीं होंगे, पढ़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रसायन शास्त्र के व्याख्याता श्री अवधेश कुमार पांडे से की गई बातचीत। कोविड-19 पर जागरूकता का ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। और लीजिए अब सुनिए कोरोना हेल्थ बुलेटिन। कल 27 मई 2020 को जो जांच रिपोर्ट्स प्राप्त हुई उनमें से केवल एक रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। कल 140 नमूने और जांच के लिए भेजे गए हैं। कल 27 मई को एक रोगी को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। अब तक ग्वालियर में कुल 70 एक्टिव केस हैं और अब तक ग्वालियर में 47 कंटेनमेंट क्षेत्र हैं। अभी तक 7,332 लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया है और 19,333 लोग होम क्वारंटीन हैं। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। और श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली के सेवानिवृत्त डायरेक्टर और प्रोफेसर ENT विभाग डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा से की गई मेरी ये बातचीत। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आजकल लोग ज्यादातर घरों में ही रह रहे हैं और तकनीक का युग है और अधिकतर लोग, चाहे बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादातर कर रहे हैं घरों में, टाइम पास करने के लिए भी, जानकारी के लिए भी और काम करने के लिए भी जरूरी। तो उसके लिए वो ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। ईयरफोन 2 तरह के होते हैं, ब्लूटूथ वाला भी इस्तेमाल करते हैं और वैसा लीड वाला भी इस्तेमाल करते हैं। तो उससे सुनने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है और लगातार इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। जहाँ तक कान के सुनने पे क्या असर पड़ेगा जी, हम लोग ये कहते हैं, जैसे कुछ बच्चे जो हेडफोन लगाते हैं, कंटिन्यूअसली हेडफोन लगाते हैं जी, उनको भी लॉन्ग रन में हियरिंग लॉस हो जाता है। अच्छा। इवन जो ये कंप्यूटर पे काम करते हैं, लॉन्ग रन में अगर केवल हियरिंग करते रहते हैं ईयरफोन लगा के, क्योंकि कान की कैपेसिटी सुनने की कुछ क्षमता एक पर्टिकुलर साउंड के लिए अलग अलग होती है। अच्छा। जैसे कि हमारा ये जो हॉर्न सड़क पे चलता है, उसके जैसे ही एक हॉर्न बजता है तो 60 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है। अच्छा। इस तरीके से जो डिस्कोथिक में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो 80 to 90 डेसिबल होती है। और उसके लिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई 8 घंटे कंटिन्यूअसली 90 डेसिबल को एक्सपोज हो जाए तो उसके बाद उसको मिनिमम 16 घंटे रेस्ट करना चाहिए। अच्छा। कान के सुनने के जो श्रवण यंत्र के अंदर हमारी जो हड्डियां मसल रहते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। अच्छा। तो जो लोग
जो लोग आजकल की समय में यूज कर रहे हैं ये हियरिंग कंप्यूटर से हियरिंग एड और ब्लूटूथ यूज कर रहे हैं, उनको कंटिन्यूअसली 8 घंटे 12 घंटे नहीं यूज करना चाहिए। अच्छा। जब भी वो यूज करते हैं उसके 4 घंटे के बाद 5 घंटे के बाद कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे तक रेस्ट जरूर देना चाहिए। अच्छा। ताकि जो मसल्स का फटीग होता है वो खत्म हो जाएगा, यानी जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो जाएगा, रेस्ट मिल जाए मसल्स को उतनी देर। बिल्कुल रेस्ट मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, किस तरह का ईयरफोन इस्तेमाल करना चाहिए, ब्लूटूथ वाला या हेडफोन या ईयरफोन के तो वो जो कान में सीधा अंदर लगाया जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। साउंड का ट्रांसमिशन तो अंदर मिलता। जब आप ब्लूटूथ भी लगाते हैं या ईयरफोन भी लगाते हैं तो एक्चुअली हमारी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो सील हो जाती है। अच्छा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा यूज कर रहा है। अच्छा अच्छा। ये नहीं, उसकी बजाय हमको ये साउंड लेवल का बहुत ध्यान रखना। अच्छा। जो साउंड लेवल है, जिस लेवल पे हम और आप चर्चा कर रहे हैं जी, वो लेवल जो है वो केवल हमारे बातचीत का लेवल होना चाहिए। 512 फ्रीक्वेंसी का लेवल होना चाहिए। अच्छा अच्छा। लगभग 30 to 40 डेसिबल से ऊंचा लेवल नहीं जाना चाहिए। जोर से म्यूजिक चला दे, जोर से चिल्लाए, वो नहीं, क्योंकि हमारे कानों की जो मसल्स हैं उन पे जोर जब ज्यादा पड़ता है जब हम विस्पर करते हैं। अच्छा। या लाउड बोलते हैं। अच्छा। तो विस्परिंग और लाउडनेस बोथ आर ट्रबलसम फॉर द ईयर। तो उसको हमको जो नॉर्मल लेवल है 512 फ्रीक्वेंसी है हमारी बोलने की, उस पर बात करना चाहिए। मतलब स्केल तो मुझे नहीं लगता कि हमारे श्रोता समझ पा रहे होंगे, लेकिन जहाँ कानों को अनइजी फील होने लगे या दिमाग पर जोर पड़ने लगे, है ना, या तो हमको विस्परिंग में जो भाई क्या बोला उसको लाउड बोलना चाहिए। अरे जोर से बोल दिया उसको थोड़ा स्लो कर लेना चाहिए। से हाँ, मेरा मतलब ये है कि मीडियम से जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ इसी लेवल पे बात करें तो बिल्कुल अच्छे रहेगा। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई अनइजी फील नहीं हो रहा, तो बिल्कुल सही लेवल पर बात हो रही है। और इसी तरह से ईयरफोन की बात हुई या और भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो म्यूजिक के हो, चाहे वो टीवी हो या गाने सुन रहे हो आप। वही मैंने कहा ना, हम अपने हियरिंग लेवल पर सुनते हैं ना तो तकलीफ नहीं थी। ऑडियोबल लेवल जो कहलाता है उससे अगर ज्यादा लाउड सुनेंगे तो नुकसान होता है। देखिए, एक हमने रिसर्च करी थी, यूजीसी ने करवाई थी हमसे, और उसका हमने अपना रिपोर्ट इनको भी दी, इंडियन एयरफोर्स को। अच्छा। जो ये अपने फाइटर प्लेन जोगियार चलते हैं, हाँ जी, ये जब एक फाइटर प्लेन का जब टेक ऑफ होता है तो 130 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करता है। 130 डेसिबल। बहुत ज्यादा। उस साउंड को हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से एक आदमी अगर 15 मिनट से ज्यादा सुनेगा तो वो बहरा हो जाएगा। अरे तो ये जो हमने उस टाइम में रिकमेंडेशन दी, और आज हमारे को बड़ा अच्छा है कि 20 साल हो गए रिकमेंडेशन दी, वो फॉलो होता है। अरे वाह। आप करें एयरपोर्ट पे जितने भी जो फाइटर प्लेन जब जाते हैं तो जो सिग्नल मैन होता है वो खड़ा होता है। आप अगर नोट करें, एक सिग्नल मैन एक ही प्लेन को टेक ऑफ करवाता है। अच्छा अच्छा। एक सिग्नल मैन जो है 3-4 हवाई जहाज को टेक ऑफ नहीं कराता, ज्यादा नहीं खड़ा रहता, उसको अंदर भेज दिया जाता है। बिल्कुल, ये रखना, ये केयर रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और कई बार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत तेज आवाज में ईयरफोन लगाकर सुनते हैं और माता पिता को पता भी नहीं चल पाता कि ये बच्चे कितने वॉल्यूम पे सुन रहे हैं। उसमें क्या होता है, लॉन्ग रन में वो बच्चे नर्व डेफनेस से ग्रसित हो जाते हैं। ओहो, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान होता है, और उसके लिए भी ट्रीटमेंट ये होता है, हम कहते हैं बिल्कुल रेस्ट करो कुछ दिन। अच्छा। अगर रिकवरी हो जाती है तो ठीक है, वरना नहीं हो पाती। तो परमानेंट डैमेज हो जाता है। जो ये हेडफोन लगा के बच्चे गाने म्यूजिक सुनते हैं जी, उनको परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाता है। यानी कि छोटे बच्चों को ईयरफोन इस्तेमाल ना करें, ये देखना चाहिए। बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक बात। ईयरफोन जो हम इस्तेमाल करते हैं, कान के अंदर लगाते हैं, उससे क्या कान में संक्रमण भी हो सकता है क्या? डिपेंड करता है, अगर कान में कोई इंजरी है आपको जी तो गंदा ईयरफोन लगाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। जी, क्योंकि कान की स्किन में अगर कोई एब्रेजन है, कोई चोट लगी हुई है, कोई स्क्रैच है, तो हो जाएगा। ओहो, तो ये भी एक संभावना बनती है, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे श्रोता सुन रहे होंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे, खुद तो ध्यान रखेंगे, खासकर बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। लाउड म्यूजिक को एक्सपोज नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल ठीक सर। और कभी किसी पार्टी उसमें भी हो जाए जी, तो ये ध्यान रखें कि 7 घंटे 6 घंटे से ज्यादा ना हो, 8 घंटे की लिमिट। अच्छा अच्छा। 80 to 90 डेसिबल को हम लोग जो हियर कर सकते हैं जी, उसकी हमारी लिमिट 8 घंटे है। वो ठीक, 8 घंटे का हमको 16 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए कान को। अच्छा अच्छा। नाक, कान और गला ये सब मिले हुए हैं,
इसीलिए इनका विशेषज्ञ भी एक ही होता है। और आप नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हैं, तो आजकल कोविड-19 का जो संक्रमण चल रहा है वो गले से ही आरंभ होता है। तो गले में खराश या दर्द होना क्या केवल कोविड-19 के संक्रमण का इशारा है? वो भी एक इशारा है जी। अच्छा। वैसे केवल गले में खराश होने का ये मतलब नहीं है कि हमको वायरल इन्फेक्शन ही हो गया है, कोविड-19 हो गया। कई बार क्या होता है कि जिन लोगों में नेजल ब्लॉकेट होते हैं, में जुकाम हो, नाक बंद हो, तो आप कभी नोट करें ऐसे में जो व्यक्ति है वो सोते वक्त उसका मुंह खुल जाता है। अच्छा अच्छा। तो जो अगर आपको सोते हुए मुंह खुल जाएगा तो गले में इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। गले में इरिटेशन वगैरह शुरू हो जाता है। हो। तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को? कुछ टाइम इमीडिएटली इलाज लेना चाहिए। अच्छा। और कोई नेजल डिजीज है उसमें भी गले में इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। कोविड की वजह से नहीं होता। हाँ जी। नाक में अगर कोई समस्या है तो उससे भी गले में इन्फेक्शन पहुंच सकता है। बार बार ये कहा जा रहा है कि गुनगुना पानी पीजिए, गरम गरम कुछ पेय पदार्थ लीजिए, तो आजकल गर्मी इस तरह की पड़ रही है कि गुनगुना पानी पीना संभव ही नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं खुद भी गुनगुना पानी पीता हूँ। गुनगुना पानी पीना बिल्कुल संभव है। हाँ, उबलता हुआ पानी पीना संभव नहीं है जी। आप कहेंगे आपको स्टीम लेने में भी तकलीफ होती है क्योंकि बहुत तेज होती है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। गुनगुना पानी आराम से पी सकते हैं। गुनगुने पानी में सबसे बड़ी चीज ये है कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते। अच्छा अच्छा। बैक्टीरिया नहीं ग्रो होंगे, वायरस ग्रो नहीं होगा। अगर आपका वायरल इफेक्ट हुआ भी तो इमीडिएटली किल हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो उसको ग्रोथ का टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं हर एक को यही सिफारिश करूंगा कि गुनगुना पानी पिए। अच्छा। या आजकल जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी है वो पिए? हाँ, वो पिए। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी, और खासकर ईयरफोन के बारे में। तो हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे उनके घर में जो बच्चे होंगे वो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखेंगे। बच्चे क्या कर रहे हैं कई बार पता नहीं चल पाता, लेकिन ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, हमारे कार्यक्रम से जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, क्योंकि कान भी बहुत जरूरी अंग है और अगर एक बार सुनने की क्षमता का लॉस हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है आगे चल करके। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज चोपड़ा से की गई ये बातचीत। श्रोताओं, आपने ध्यान से इस बातचीत को सुना होगा और ये भी जाना होगा कि जहां चिल्लाकर बोलने से हियरिंग जो कैपेसिटी है उसका लॉस होता है, यानी कि सुनने की क्षमता कम होती है, वहीं फुसफुसाकर बोलना भी गलत है, क्योंकि फुसफुसाहट भी कानों पर गलत असर डालती है, यानी कि सुनने की क्षमता पर। और अब श्रोताओं, हम आ पहुंचे हैं अपनी मंजिल पर। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है, तो बस कोशिश जारी रखिए। अपने घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और मुझे यानी आभा गुप्ता को अनुमति दीजिए आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने के लिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे कोविड-19 पर जागरूकता का विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।